नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य पूर्व में तनाव और गहराता जा रहा है। हाल ही में इजराइल के एक हमले में ईरान का एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया है। इस हमले में 3 ईरानी सैन्य कमांडर भी मारे गए हैं। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब ईरान और इजराइल के बीच संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं और कुछ दिनों से लगातार दोनों के बीच में जंग चल रही है। ईरान का दावा है कि यह हमला उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं इजराइल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमला ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करने की कोशिश है। भारत सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अब तक कुल 827 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हाल ही में 310 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लौटाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि यह मामला क्षेत्रीय शांति को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आगे हालात किस दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन एक बात तय है, यह संघर्ष अब और अधिक गंभीर होता जा रहा है। तो पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में जंग जारी है और आज इजराइल के हमलों में ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारा गया है। तो ईरान ने भी इजराइल के कई शहरों पर हमला कर दिया है, जिसमें हाइफा सबसे अधिक प्रभावित रहा। हाइफा में 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस बीच ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि अगर इजराइल हमला रोक देता है तो वह बातचीत के लिए तैयार है। ईरान इजराइल हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बन सकता है। अब देखना होगा कि क्या बातचीत से समाधान निकलता है या ये जंग आने वाले दिनों में और भीषण होगी। इजराइल ईरान जंग के बीच इजराइल ने ईरान पर बड़ा बयान दिया। इजराइल ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को मौजूद नहीं रहने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने यह कड़ा बयान उस समय दिया जब बीर शोबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर मिसाइल हमला हुआ और कई घायल हुए। कैट्स ने कहा यह व्यक्ति अब और अस्तित्व में नहीं रह सकता और आईडीएफ ने आदेश पा लिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। तेहरान में कम से कम 50 ठिकानों पर निशाना साधा गया, जिनमें संवर्धन श्रेणियां और प्रतिबंधित बुनियादी ढांचा शामिल है। साथ ही ईरान की ओर से जवाबी मिसाइल हमले जारी हैं। दक्षिणी इजराइल में अस्पताल और आवासीय इमारतों को क्षति पहुंची है। लगभग 240 लोग घायल हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस खामेनेई का स्थान जानते हैं, लेकिन फिलहाल कार्रवाई नहीं करेगी। रूस ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की साजिश या हत्या क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकती है। इस बीच ईरान के परमाणु केंद्रों पर हुए हमले से दोनों देशों के बीच तनाव और तल्ख हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई को टारगेट करना क्षेत्रीय अस्थिरता में जल्द उबाल ला सकता है और इस संघर्ष को और तीव्र बना सकता है। मध्य पूर्व में हालात गंभीर बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब और गहराता जा रहा है। इसी बीच लेबनान के शिया संगठन हिजबुल्लाह ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कहा है कि उनका संगठन ईरान के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने लड़ाई में हस्तक्षेप किया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वो इस संघर्ष से दूर रहे। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह ने कोई सीधा हमला नहीं किया, लेकिन इस समर्थन ने क्षेत्र में और तनाव बढ़ा दिया है। हमास, हौथी और इराकी गुट जैसे अन्य संगठन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई खुला कदम नहीं उठाया है। यूरोपीय देश
तनाव को बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिका की ओर से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। कहीं ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ना ले ले, और गंभीर चिंता यह भी है कि कई दूसरे देश भी इस युद्ध में शामिल ना हो जाए। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शायर स्थित सैन्य अड्डे में 2 फलस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं ने बड़ी सुरक्षा चूक को उजागर कर दिया है। पैलेस्टीन एक्शन नामक संगठन से जुड़े इन कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की मदद से बेस में घुसपैठ की और वहां खड़े 2 वॉयेजर सैन्य विमानों को क्षति पहुंचाई। उन्होंने विमानों के इंजन पर लाल रंग स्प्रे किया और लोहे की रॉड से नुकसान पहुंचाया। इस कार्रवाई का वीडियो कार्यकर्ताओं ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया। उनका दावा है कि ये विमान इजराइल और अमेरिका के सैन्य अभियानों में ईंधन भरने और निगरानी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे यूके पर युद्ध अपराधों में भागीदारी का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह शर्मनाक कृत्य था। उन्होंने तत्काल सुरक्षा समीक्षा के आदेश भी दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई, कैसे स्कूटर लेकर कोई सैन्य क्षेत्र में घुस सकता है। हालांकि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि विमानों की उड़ान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यह घटना सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जरूर पैदा करती है। पश्चिमी नाइजर के तिलाबेरी क्षेत्र के बनी बंगू में एक सैन्य शिविर पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में 8 गाड़ियों और 200 से अधिक मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारबंद हमलावरों ने सेना को निशाना बनाया। नाइजर की रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हमले में 34 से सैनिक शहीद हो गए हैं, जबकि 14 घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में सेना ने कई दर्जन आतंकियों को मार गिराया। अब भी सेना द्वारा जमीन और हवाई निगरानी के जरिए आतंकियों की तलाश जारी है। यह हमला साहेल क्षेत्र में बढ़ते उग्रवाद को इसकी गंभीर तस्वीर पेश करता है, जहां पिछले दशक से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूह सक्रिय हैं। नाइजर, माली और बुर्किना फासो के बीच बना नया सुरक्षा संगठन हाल ही में बना है, जब इन देशों में सैन्य तख्तापलट के बाद फ्रांसीसी सेनाएं हटा ली गई। इसके बाद से क्षेत्र में हिंसक घटनाएं और नागरिक हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह हमला सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को उजागर करता है। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने पहली बार स्वीकार किया है कि खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कनाडाई जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कट्टरपंथी भारत में हिंसा फैलाने और नफरत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत कनाडा संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है। CSIS की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी प्रभाव से कनाडा की सुरक्षा को खतरा है। भारत लंबे समय से इस मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन अब कनाडा की आधिकारिक एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। कनाडा की खुफिया एजेंसी का बड़ा खुलासा। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशें रचने, धन इकट्ठा करने और हिंसा की योजना बनाने के लिए कर रहे हैं। अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में CSIS ने बताया कि ये समूह भारत में हिंसक गतिविधियों का अंजाम देने के लिए कनाडा को आधारशिला बना रहे हैं। भारत का आरोप सच साबित हुआ। भारत सरकार कई वर्षों से यह आरोप लगाती रही है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को शरण और समर्थन मिल रहा है। अब CSIS की रिपोर्ट ने भारत की चिंता को वैश्विक स्तर पर एक वैधता दे दी है। भारत ने पहले भी कई बार इन तत्वों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कैसे काम कर रहे हैं खालिस्तानी संगठन? रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा स्थित खालिस्तानी अलगाववादी विचारधारा फैला रहे हैं, धन जुटा रहे हैं, जिसे भारत में हिंसा के लिए भेजा जाता है।
और संभावित हमले की योजना बना रहे हैं। हालांकि 2024 में कनाडा की धरती पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन यह खतरा लगातार बना हुआ है। भारत पर हस्तक्षेप का आरोप। CSIS की रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में भी शामिल किया गया है जो कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की सरकारी संस्थाएं और उनके एजेंट कनाडा में समुदायों और नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कनाडा रिश्तों पर क्या होगा असर? यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे कि भारतीय एजेंसियां इसमें शामिल हैं, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। अब जब दोनों देश फिर से राजनयिक रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिपोर्ट रिश्तों को नया मोड़ दे सकती है। CSIS रिपोर्ट के बाद आगे क्या हो सकता है? खालिस्तानी संगठनों के फंडिंग और नेटवर्क पर कनाडा में जांच तेज हो सकती है। भारत में वांछित खालिस्तानी समर्थक हैं, उनके लिए भारत की ओर से प्रत्यर्पण की मांग बढ़ सकती है। दोनों देशों के संबंध और बेहतर हो सकते हैं। G7 बैठक के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संबंध सुधारने की इच्छा जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियस प्रदान किया है। यह सम्मान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने प्रदान किया। यह मोदी को मिला 21वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है, जो विभिन्न देशों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके वैश्विक योगदान को मान्यता देने के तौर पर दिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को एक विशेष कश्मीरी कालीन और फर्स्ट लेडी को पारंपरिक भारतीय पर्स उपहार स्वरूप भेंट किया है। इन उपहारों में भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की झलक दिखाई देती है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित करते हुए कहा कि यह सम्मान देश के हर नागरिक की उपलब्धि है। मोदी सरकार की विदेश नीति के चलते भारत की वैश्विक छवि और प्रभाव शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। चाहे अमेरिका हो या अरब देश, सभी जगह मोदी को विशेष सम्मान मिलना भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस सम्मान समारोह के दौरान भारत और साइप्रस के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। साइप्रस के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। यह सम्मान दोनों देशों के बढ़ते सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बंद कमरे में मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस गोपनीय बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक के बाद जनरल मुनीर ने ट्रंप की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई। सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात वाशिंगटन डीसी में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि ट्रंप के हस्तक्षेप से कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम हुआ है और सीमा पर शांति बनी है। हालांकि भारत की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान भारत के दृष्टिकोण से विरोधाभासी है, क्योंकि भारत हमेशा कश्मीर को अपना आंतरिक मामला मानता आया है। इस मुलाकात के समय और स्वरूप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप वाकई क्षेत्रीय शांति में दिलचस्पी रखते हैं या मुलाकात उनके राजनीतिक लाभ के लिए थी? फिलहाल यह स्पष्ट है कि यह बैठक न केवल दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी असर डाल सकती है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए स्टारशिप का एक और टेस्ट मिशन चर्चा में आ गया है। टेक्सास में स्थित लॉन्च साइट से जब स्टारशिप का परीक्षण उड़ान भरी गई तो कुछ ही देर में जोरदार धमाका हो गया। आसमान में आग की लपटें और घना धुआं दिखाई देने लगा। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों
घरों की खिड़कियां तक हिल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन भी कुछ सेकंड के लिए कांप उठी। कुछ लोगों को लगा जैसे छोटा भूकंप आ गया है। स्पेसएक्स ने बयान जारी कर कहा कि टेस्टिंग का हिस्सा था और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। स्टारशिप को भविष्य में मंगल और चंद्रमा मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये अब तक का सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बार बार हो रही विफलताओं के कारण आलोचना भी हो रही है। ये धमाका कंपनी के मिशन टाइमलाइन पर असर डाल सकता है, लेकिन इलॉन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि फेलियर ही सक्सेस का रास्ता बनाता है। अब देखना यह होगा कि अगली लॉन्च कब और कैसे होती है। पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुधामों की यात्रा पर जाने वाले सिख जत्थे का दौरा इस बार रद्द कर दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भारत पाक संबंधों में तनाव को देखते हुए ये अहम फैसला लिया है। SGPC के अनुसार सुरक्षा कारणों और द्विपक्षीय तनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस बार करीब 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान के गुरुधामों की यात्रा के लिए आवेदन किया था। ये जत्था 21 जून से 30 जून तक पाकिस्तान के प्रमुख गुरुधामों गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा पंजा साहिब की यात्रा पर जाने वाला था, लेकिन अब ये यात्रा रद्द कर दी गई है। SGPC ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में हालात सामान्य होने पर फिर से जत्था भेजने पर विचार करेंगे। ये निर्णय सिख समुदाय के लिए एक भावनात्मक झटका है, क्योंकि पाक स्थित गुरुधाम उनके लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। हालांकि SGPC का यह फैसला व्यापक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्मान खान कमाल को 24 जून तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। यह आदेश मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर जारी किया गया है। ट्रिब्यूनल ने नोटिस बांग्ला और अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित कर ये जानकारी दी है। हसीना और कमाल पर 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर दमन और हिंसा फैलाने का आरोप है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 1400 लोगों की जान गई थी। अभियोजन पक्ष ने इनके खिलाफ 5 आरोप दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या में उकसाना, साजिश और रोकथाम में विफलता शामिल है। हसीना अगस्त 2024 में एक हेलीकॉप्टर के जरिए भारत आ गई थी और अब तक यही है। कमाल भी फरार है। तीसरे आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक अब्दुल्ला अल मामून पहले से हिरासत में है। अगर हसीना और कमाल 24 जून तक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल इनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करेगा। ये कार्रवाई नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक कानून अभियान का हिस्सा है, जिसमें आवामी लीग पर प्रतिबंध और हसीना की संपत्तियां जब्त करना भी शामिल है। इंडोनेशिया के माउंट लाकी ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें राख का गुबार 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी राख मशरूम के आकार में 150 किलोमीटर दूर से भी देखी गई। इस खतरनाक घटना के बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी द्वीप पर स्थित है और ये क्षेत्र पहले भी सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विस्फोट पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा तीव्र रहा है। ज्वालामुखी से निकल रही राख और धुआं न केवल आसमान में बल्कि जमीन पर भी कहर बरपा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ और विजिबिलिटी में भारी कमी हो रही है। सरकार ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी है, जबकि आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्यों में की निगरानी कर रहे हैं, ताकि आगे किसी और विस्फोट की संभावना को समय रहते पहचाना जा सके। माउंट लाकी का यह विस्फोट एक बार फिर से पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों की गंभीरता और अनिश्चितता का एहसास कराता है। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।